चलिए, तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, अभी हम लोग का चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी कैंडिडेट्स को जैसे कि पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, है ना। एंड फर्स्ट लॉ के आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल गैस रिलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अलग अलग तरह जो प्रोसेस होता है उन सभी का जैसे बात करेंगे हम लोग। मेनली 5 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका हो गया आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट का, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट का, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट का, पॉलीट्रोपिक पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक पीवी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 5 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी पांचों प्रोसेस का आइडियल गैस रिलेशन जो पीवी इक्वल टू एमआरटी हम लोग जानते हैं ना, वो सबके लिए क्या क्या आता है ना, सबके लिए क्या क्या अलग अलग आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी सबके लिए क्या क्या आएगा, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज के क्लास में ये भी समझेंगे कि जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है सारे सारे प्रोसेस के लिए। एक हम लोग जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके चलते हैं, और ये जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी समझेंगे। और आइडियल गैस रिलेशन जो होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देन आज के क्लास को हम लोग शुभारंभ करते हैं, है ना। चलो, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बाउंड्री वर्क क्या होता है, हमारा हमारा जो बाउंड्री वर्क होता है दैट इज योर पीडीबी। बाउंड्री वर्क किसको बोलते हैं, मैंने आपको कहा था क्लोज सिस्टम के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो क्लोज सिस्टम के लिए जो हम लोग थर्मोडायनेमिक बाउंड्री वर्क निकालते हैं वो हो जाता है पीडीबी। चाहे तो आप लोग इसे लिख सकते हो ऐसे भी, इंटीग्रेशन 1 से 2 के बीच में पीडीबी, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं आइडियल गैस रिलेशन सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस रिलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस दैट इज कॉल्ड योर आइसोकोरिक। आइसो मींस होता है सेम, और कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है इस प्रोसेस में, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और एज यू नो दैट कि आइडियल गैस रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एमआरटी। क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू, मैंने आपको कहा था पीवी इक्वल टू एक एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है। जो मोस्ट जनरलाइज आइडियल गैसिफिकेशन यूज करते हैं वो पीवी इक्वल टू एमआरटी करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू एमआरटी में डिफरेंस। कहां से मेरा आर निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहां से मेरा निकलता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये मैं आपको पूरा कहानी समझाया था। और मैं आपको ये भी समझाया था कि पीवी इक्वल टू जो एमआरटी है वो मोस्ट यूज किया जाने वाला जनरलाइज आइडियल गैसिफिकेशन है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर यहां पे लिखता हूं पीवी इक्वल टू एमआरटी, और यहां पे मैंने क्या कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो इसी का यूज करेंगे हर हर प्रोसेस में। पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी, हर जगह पे इसका यूज करेंगे। तो पीवी इक्वल टू एमआरटी मैंने लिख दिया आइडियल गैस रिलेशन। अब यहां पे बोला गया वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या कहा गया यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो एक चीज मेरे को बताओ, पीवी इक्वल टू एमआरटी में आपको पता है कि हम लोग मास तो यूनिट लेके चलते हैं, हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी मास को हम लोग हटा देते हैं तो मास तो वैसे भी कट जाएगा, यूनिट लेके चलेंगे, एम इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, के गैस कांस्टेंट है, राइट। और टी का अगर मैं बात करता हूं तो टी जो है, अगर मैं बोलूंगा टी अभी वेरी कर रहा है, यानी टी को रहने देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहां से ये दोनों कट जाएगा, पीवी इक्वल टू टी बचेगा, पीवी इक्वल टू टी बचा। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट भी मैंने कर दिया, तो वॉल्यूम भी कट गया, क्योंकि कांस्टेंट माना उसको हटा दो, उसको एक हटा दो, चेंज नहीं हो रहा ना, तो खत्म। तो बचेगा ओनली क्या, पी और टी, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कुछ ऐसा आपका बनेगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनल का हटाता तो कांस्टेंट जुड़ता, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, तो क्या आ जाएगा, P डिवाइड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेरे मिल गया। और ये हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना मेरा प्रेशर है, मान लो पीटी है डायग्राम, तो कितना प्रेशर है, कितना टी है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस से लेता हूं 102 के बीच में, तो इसका दो प्रेशर P1 रहेगा, P2 रहेगा, दो टेम्परेचर T1 एंड T2 रहेगा, क्लियर। तो अगर मैं एक प्रोसेस के लिए लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं कि P1 बटा T1 इक्वल टू P2 बटा T2, दैट्स इट। दिस इज योर आइडियल गैस रिलेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई भी अगर बोलेगा कि आपको पूछेगा कि व्हाट इज द आइडियल गैस रिलेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आपको बोलना P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब इसका यूज कहां पे करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में। जैसे आपको बोलेगा कि कोई गैस है, उस गैस क्या कर रहा है, गैस को हम लोग जब हीट देते हैं तो उसका प्रेशर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और प्रेशर राइज कर रहा, P1 से लेकर P2 तक गया है, समथिंग वैल्यू दे देगा कि P1 मेरा 10 बार था, प्रेशर राइज करके हो गया मेरा 25 बार। और साथ साथ आपको ये भी बोलेगा
कि टेम्परेचर भी मेरा राइज कर रहा है। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर मेरा मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बता फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो ये जब भी आपको देखने को मिलेगा ना, और बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पे वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो आपको पकड़ लेना वॉल्यूम कांस्टेंट में आइसोकोरिक, और प्रेशर का चेंज यहाँ दिया, टेम्परेचर का चेंज दिया, लेकिन एक आपको नहीं दिया, तो आप यहाँ से आराम से पुट कर सकते हो T2 का वैल्यू। उसी तरह से हो सकता है आपको P1 निकालने बोलेगा, बाकी 3 दिया रहेगा, या P2 निकालने बोलेगा, बाकी 3 रहेगा, मतलब किसी में से 3 दिया रहेगा, एक आपको निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। समझ गए। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के बारे में, दैट इज कॉल्ड योर आइसोबैरिक, या आइसोबारिक भी कहते हैं। आइसो मीन सेम, बारिक माने या बेरिक माने प्रेशर, यानी कि यहाँ पे प्रेशर मेरा सेम है थ्रू आउट दी प्रोसेस, पूरा प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं करेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को पता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो पीवी इक्वल टू एमआरटी, एमआरटी। तो फिर से एम आर आपका कांस्टेंट है, M1 ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, टी को रहने देंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे इस बार क्या होगा, मेरा वॉल्यूम को कांस्टेंट मानता, तो वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट में प्रेशर आपका कट गया, तो बचेगा ओनली क्या, V। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट इंटू टी, तो V डिवाइड बाई टी इक्वल टू मेरे को कांस्टेंट मिल जाएगा। अब ये हो गया पॉइंट के लिए, एक प्रोसेस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। तो दिस इज योर आइडियल गैस रिलेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। सेम इसका आपको चेंज देखने मिलेगा, कहीं भी बोल देगा, जैसे आपको बोलेगा कि फिर से वही बोलेगा, गैस है जिसका प्रेशर है 1 बार, क्या बोलेगा, प्रेशर है 1 बार, और 1 बार में प्रेशर में जैसे इसको हीट दे रहे हैं, तो अभी ऐसे होते किसी चीज को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो प्रेशर आपका 1 बार है, और तो क्या हो रहा है, इसका मेरा टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर इसका मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से हो रहा, T2 इक्वल टू मान लो हो रहा इंक्रीज करके 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये भी बोलेगा कि वॉल्यूम इसका मान लेते हैं था कुछ भी 10 मीटर क्यूब से हो गया ये T2 V2 इक्वल टू 40 मीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम भी बढ़ रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा, लेकिन बोलेगा प्रेशर आपका एक ही बार था, प्रेशर एक ही बार था। यहाँ पे कोई एक चीज नहीं देगा, सॉरी मैंने सब दे दिया। सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम V2 आपको नहीं देगा, V2 आपको यहाँ पे निकालने बोलेगा। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ भी 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, मतलब बोला कि 1 बार है, और जब टेम्परेचर बढ़ गया उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा, जब प्रेशर भी 1 बार है, यानी यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है। इट मीन ये बात कर रहा है किसका, आइसोबैरिक का। और यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज दिया है, वॉल्यूम का एक चेंज दिया, एक चेंज निकालना, तो आराम से यहाँ पे V2 फाइंड आउट। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी 3 में से एक वैल्यू नहीं देगा, एक नहीं देगा, बाकी 3 देगा, आप आराम से निकाल सकते हो। तो 2 प्रोसेस हो गया। बात करते हैं हम लोग आगे, थर्ड नंबर आ जाता मेरा क्या, आइसोथर्मल। आइसो मीन्स क्या होता है, समान, थर्म मीन थर्म होता है हीट माने टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं होगा। नाइस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर से बात करेंगे पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो जब मैं लिखता हूं पीवी इक्वल टू एमआरटी, फिर से ये तो खत्म ही है, लेकिन इस बार टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट भर दिया, तो ये भी खत्म, तो बचेगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, राइट। अब ये हो गया पॉइंट के लिए, प्रोसेस के लिखेंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो दिस इज योर आइडियल गैस रिलेशन, आइडियल गैस रिलेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम वही कहानी कि आपको बोलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उस प्रोसेस में, लेकिन प्रेशर वेरी कर रहा है और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो जिसमें से 3 देगा, एक आपको नहीं देगा, तो आपको निकालना है। और आ जाता है मेरा फोर्थ नंबर में एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई साहब देखो, एडियाबेटिक के लिए ना इसको मैं प्रूव आपको करूंगा, एडियाबेटिक इज ए लेंदी थिंग, है ना। अब आप लोग तो जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो मैं खुद आपको बोलता हूं कि आप लोग रटना नहीं, कोई भी टीचर अगर जो जरूरत ना पड़े, है ना, जहां पे अगर वो डेरिवेशन का यूज आपके है ही नहीं एग्जाम के लिए, और उससे बीच में कहीं आपका कुछ भी रिलेट नहीं करता, तो मत जानो। जैसे जब मैं आपको आइडियल गैस रिलेशन एक बताया था, आइडियल गैस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी वाला, उसके लिए मैं डेरिवेशन आपको नहीं बनाया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां वाला जो ये आया है डायरेक्ट, सर एडियाबेटिक के लिए ये इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग क्यों लिखें, पीवी इक्वल टू, क्योंकि ये भी आप लोग को पीवी इक्वल टू एमआरटी से ही बना है, पीवी इक्वल टू एमआरटी से ही डेराइव करके ये इक्वेशन बना फाइनली। ये होता क्या, पीवी प्रेशर वॉल्यूम इनटू गामा, ये गामा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स। क्योंकि अब बोलेंगे सर एडियाबेटिक क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है इसलिए एडियाबेटिक है। इंडेक्स है मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका अलग अलग चीजों के लिए अलग, जैसे कि गामा का वैल्यू जो एयर के लिए लेते हैं ना, ये इसको गामा बोलते हैं, तो हवा के लिए हम लोग लेते हैं 1.41, ये लेके चलते हैं फॉर एयर, है ना, एयर के लिए इतना लेके चलते हैं, याद रखना। एयर अधिकतर यूज करते हैं क्योंकि हम लोग गैस यूज करते हैं ना, गैस में एयर मान के चला जाता है, जब भी एयर बोलेगा कि गैस में एयर है, एक्सपेंड करा कुछ भी करा, तो गामा के वैल्यू 1.4 लेना। बाकी ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक होता है, उसके लिए अलग अलग वैल्यू होता है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
तो माय पॉइंट इज ये पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो उतना मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके बीच से कभी कभार कुछ इक्वेशन काम आ जाता है आपके एग्जाम में। तो मैं जब आपका ये फर्स्ट लॉ पढ़ रहा है, फर्स्ट लॉ का जो लास्ट सेशन होगा ना, लास्ट का सेशन या सेकंड लास्ट सेशन, उस टाइम में मैं इसका डेराइव करके बता दूंगा, ठीक है। दिया जाता पीवी पार गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक में आपको पता हीट ट्रांसफर होता नहीं, तो क्यों यहाँ पे जीरो होता है, हीट का चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एडियाबेटिक मतलब क्या है, ना हीट आ रहा सिस्टम के अंदर और ना ही हीट मेरा बाहर जा रहा है, हीट पूरी तरह से रोक दिया गया है, समझ गए। चलिए फोर्थ हो गया, लास्ट प्रोसेस आ जाता मेरा। अच्छा यहाँ पे प्रूव कर दिया गया है, मैं तो उसको बाद में रखा था भाई। चलो ठीक है, जब यहाँ पे है ही, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मैं बाद में प्रूव करूंगा आप लोग को, है ना। एक सेकंड मुझे इसको देखने दीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है, इज देयर एनीथिंग, ये इसके लिए अभी प्रूव हम नहीं किए हैं, मैं यहाँ पे उसी प्रूव का ये पार्ट है, ये क्या है, उसी जो मैं प्रूव करता हूँ ना उसका प्रूव का पार्ट है, इसको मैं ऐड किया हूँ, कल कल ही मैं बनाया हूँ। इट मीन कोई ना कोई मैं चीज यहाँ पे बेसिकली क्यों मैं बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ इक्वेशन ना बड़ा यूज करते हैं एडियाबेटिक रिलेशन। जब भी कोई बोल देगा ना, कोई आपका क्वेश्चन रहेगा और वहां बोलेगा इन एडियाबेटिक प्रोसेस, और आपको बोलेगा कि टेम्परेचर चेंज आपका इतना दिया T1 एंड T2, और वॉल्यूम चेंज आपको दिया है V1, तो बताइए V2 इक्वल टू क्या होगा। तब आप बोलेंगे सर ये तो लिखा है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, फिर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम दिया, तो गलती से ये मत कर देना सर जी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन एक मेरे को पता है, ये रहा मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो मैं सर आइसोबैरिक लगा दूंगा, नहीं डियर, यहाँ भी टेम्परेचर वॉल्यूम का चेंज है। देखो यहाँ भी क्या है, T1 T2 दिया है, V1 V2 आपको पूछा समथिंग, मान लो टेम्परेचर देगा 10 डिग्री सेल्सियस, T2 देगा 20 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम आपको दे देगा मान लो 100 मीटर क्यूब। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आइसोबारिक लगा के सोल्व कर दी, क्योंकि आइसोबारिक में सर टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं, यहाँ बोला एडियाबेटिक, तो अब आप क्या करोगे, तब आपको लगाना, देखो यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन होता है एडियाबेटिक के केस में। वहीं अगर कभी टेम्परेचर ना देके वॉल्यूम और प्रेशर दे दे, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है। और एक मेरा टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, मतलब घूमेगा तो तीन ही चीज के बीच में, एक टेम्परेचर, एक वॉल्यूम और एक प्रेशर। तो इन तीनों में हो सकता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में आपको पूछ रहा है, तो एक रिलेशन बनेगा, या फिर हो सकता है टेम्परेचर और प्रेशर यानी टी और पी के बारे में पूछा गया, वेरी दिया है, तो ये एक रिलेशन, या फिर आपको टेम्परेचर ना देके वॉल्यूम और प्रेशर का बात दे, तो तीन ये रिलेशन बनता है। देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो टेम्परेचर वॉल्यूम ये रहा, टेम्परेचर और प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ रहा, और वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ रहा। इसके लिए मैं ले आया हूं, क्योंकि ये बनता है आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत चीजें मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको समझा दूंगा, ऑब्वियसली बात है समझा दूंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं, इतना सारा चीज कैसे रट पाओगे, आपको इतना सारा चीज पढ़ना है, तो चीजों को जितना समझोगे, भले टाइम लेता समझने, एक इक्वेशन को समझने 10 मिनट लग गया, लेकिन रटना नहीं पड़ा ना। देखो इसलिए एडियाबेटिक में कुछ रिलेशन अभी मैं प्रूव नहीं करूंगा कि पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आया, ये मैं लास्ट क्लास में जैसे मैंने कहा प्रूव करूंगा। देखो क्या होता है, क्या होता है कि एडियाबेटिक में आपको पता है कि हीट इक्वल टू ट्रांसफर तो होता मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग बात की कि पीवी पार गामा इक्वल टू कांस्टेंट लेके चलते हैं, अभी मान लो कि ये पता चल गया आपको, तो पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, वेयर गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। और मैंने जैसे कहा कि गामा का वैल्यू हमेशा, और एक बात ये मैंने को कहा 1.4 होता है एयर के लिए, यदि 1 से ज्यादा ही होता है, याद रखना गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये जो मैंने कहा ना पीवीपी इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो हो गया एक पॉइंट के लिए, तो एक प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे, P1 V1 पे पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा, P2 V2 पे पावर गामा, बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है। तो मैंने एक प्रोसेस के लिख दिया। अब देखो यहीं से आपका बनता है एक इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के डायग्राम रिलेशन। क्या करेंगे, प्रेशर को एक साइड करो, वॉल्यूम को एक साइड करो, तो ये रहा, यहां मैंने क्या करा, वॉल्यूम को इस साइड इधर रखा, V1 और V2 को इधर ले आया है, और P2 था यहाँ पे ऊपर में, P1 को इधर ले आया, राइट, और गामा वॉल्यूम के साथ था तो गामा ऊपर में चल गया, एक रिलेशन आपका बन के रेडी हो गया। तो क्या ये रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत आपको होगा, बिल्कुल नहीं सर, आपने कहा था पीवी पे पार गामा होता है, तो प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू करेंगे P2 V2 पे पार गामा, बस वॉल्यूम को एक साइड लाएंगे सर, इसके ऊपर गामा है तो गामा चढ़ा देंगे, और यहाँ पे P2 होगा, नीचे में आ जाएगा P1, बस रिलेशन बन गया। यानी एडियाबेटिक कोई अगर बोल दिया और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कोई भी चीज अगर तीन में एक नहीं दिया है, नहीं दिया, बाकी आप निकाल सकते हो, समझ गए। चलो पहला हो गया प्रेशर वॉल्यूम के बीच में चेंज। अब बात करते हैं, चूंकि हम लोग को यह भी पता है कि पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, राइट होता है, ठीक है। तो मैं अगर यहां से क्या करता हूं ना, प्रेशर
प्रेशर, क्योंकि मुझे अब प्रेशर को हटाना है, प्रेशर के जगह दूसरा कोई लाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे प्रेशर के जगह में कुछ और चेंज दिया है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। हो सकता है प्रेशर के जगह में टेम्परेचर दिया, इसीलिए हटा रहे हैं। तो प्रेशर का इक्वल निकालेंगे तो प्रेशर इक्वल mRT अपन भी, समझ गए ना मैं प्रेशर यहाँ पे क्यों निकाला हूं, क्योंकि हो सकता है वॉल्यूम और टेम्परेचर दे, वॉल्यूम और आपका कुछ वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, बस ये चीज, क्योंकि उसके बाद तो आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम लेके चलेंगे, है ना, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर लेके चलेंगे। देखो देखो, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू निकाला mRT अपन भी। अब इसी को मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कहां पे, प्रेशर के जगह में, इन दोनों पे। देखो mRT 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 वैल्यू को पुट कर दिया। देखो यहाँ पे mRT, चूंकि यहाँ पे ऊपर में 2 था तो mRT T2 है ना। देखो कैसे बना, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ऊपर में पुट करेंगे mRT 2 करेंगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय V2, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा मेरा क्या, mRT1 डिवाइड बाय V1। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग mRT2 एंड इंटू V2, इंटू ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा, V2 हो जाएगा ऊपर, V1 आपका इंटू हो जाएगा, नीचे आएगा mRT1। यही मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे mRT V1 ऊपर आ गया है और V2 नीचे आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चीजों को एकदम बच्चा तरीका से समझना, आपको लेके समझना। देखो आपको अगर किसी भी एग्जाम में फतेह हासिल करना है ना, तो या तो आप सबसे महारत हासिल हो, फिर आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी हो ना, तो आप मेरे नजरिए से सोचना कि मैं सोच के मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, तो एकदम पूरा साफ रखना दिमाग कि चलो फिर से समझते हैं, है ना, कि 1+1 2 होता है, 2+2, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया। अब देखो एमआर कट जाएगा, टेम्परेचर वैल्यूम अलग अलग रहेगा, तो ऊपर में क्या आया T2V1 और नीचे आया V2T1। इसको बस आपको सजाना है, क्या करना, बस आपको सजाना है। पहले से आपको पता था यहाँ पे V1 और V2 था, यहाँ पे ऊपर से एक V1 आ गया, नीचे में आपका V2 आ गया, नीचे में ये आ गया। तो देखो इस चीज को एक साइड सजा के लिख दिया गया V1 बटा V2, और ऊपर में T2 और T1 तो T2 बटा T1, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो सर ये यहाँ पे भी V1 बटा V2 है, यहाँ भी V1 बटा V2 है, तो एक काम करो ना, उधर उधर ले जाओ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इस चीज को उधर ले गया है, तो क्या हुआ, ये मेरा इनटू में था, ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे में आ गया V1 बटा V2। और कोई भी अगर रहेगा x पे पावर 2 और डिवाइड में अगर रहेगा x, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाता है, यानी x पे पावर क्या आ जाता है, 2 - 1 आ जाता है, ऊपर आया तो, क्योंकि सेम बेस है ना, सेम बेस होता है, ये लॉगरिथमिक का रूल होता है, सेम बेस रहता तो घट जाता है। तो वही चीज है, गामा -1 आपका बन गया, गामा तो पहले से ही था, यानी कि सेकंड रिलेशन बन के रेडी हो गया, सेकंड रिलेशन बन के आपका रेडी हो गया। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूं, तुरंत आपको याद करवाने के लिए। कैसे बोलेंगे सर, मुझे कैसे याद रहेगा, सर पहला आपने कहा था कि P1 V1 पे पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा, तो यहाँ पे सर V1 बटा V2 पे पावर गामा आएगा और P2 बटा P1 आ गया, और उसके बाद सर PV इक्वल टू होता है मेरा mRT। तो सर मुझे प्रेशर को हटाना है, तो प्रेशर को मैं क्या करूंगा, प्रेशर इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे mRT अपन V। तो सर यहाँ भी वैल्यू पुट कर दूंगा mRT, तो mRT2 अपन V2 इंटू ये क्या आ जाएगा, V1 ऊपर आ जाएगा, mRT1 आ जाएगा। mR सर कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा V1 बटा V2 एंड T2 बटा T1 आ गया, और यहाँ पे V1 बटा V2 है ही पे पावर गामा, ये वाला इतना मुझे मिल गया। अब देखो V1 बटा V2 यहाँ भी है, इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो गामा था, गामा -1 आ गया, और T2 बटा T1, तो देखो T2 बटा T1 इक्वल टू V1 बटा V2 गामा -1। तो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशन वर्क मिल गया। अब लास्ट रिलेशन देख लेते जो आपको पूछा जाता है, थर्ड रिलेशन टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो इसी चीज का यूज करा गया है। देखो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए हैं, तो T2 हो गया V2 के साथ मल्टीप्लाई, और V2 पे देखो ये गामा -1 नीचे भी आएगा। अगर V1 बटा, अगर मान लो बोलूंगा मैं V1 बटा V2 पे पावर आपका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि V1 का भी स्क्वायर है और V2 का भी स्क्वायर है, सेम चीज, गामा -1 नीचे आ गया और ऊपर में T1 V1 गामा -1, ठीक है, हो गया। ये नहीं मैं बोल सकता हूँ ना, ये प्रोसेस के लिए लिखा है, एक पॉइंट के लिख लेंगे तो टी पर गामा -1 बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। जैसे बोल सकता हूँ पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ले सकते हैं प्रोसेस के लिए, तो हम लोग एक पॉइंट के लिए लिख सकते हैं ना, सिमिलरली ये चीज लिख दी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द इक्वेशन, किस इक्वेशन का बात करेंगे, P1 V1, ये चीज जो हम लोग निकाले हैं, ये चीज, ये कहाँ वाला, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कराया, गामा को इधर ले आया है, गामा को और इधर करेंगे, जैसे होता है ना कि x² इक्वल टू 4, तो अगर मैं x इक्वल टू का निकालना चाहूंगा तो 4 पेपर क्या था 1/2, ये 1 आ जाता। सेम यहाँ पे गामा था, तो गामा को जब इधर ले आया तो 1 गामा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको A to Z समझाऊंगा, मैं आपको जैसे बोला था, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे आ गया, अब देखो इसको क्या करा गया, पुट द इक्वेशन 2, ये V1, क्योंकि देखो अब मुझे वॉल्यूम को हटाना है ना, इसलिए वॉल्यूम का ये वैल्यू आया प्रेशर के फॉर्म पे,
तो इसके वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यानी अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा बस जहाँ पे V1 बटा V2 है उसके जगह में आएगा P2 बटा P1, तो P2 बटा P1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस गामा ही वैल्यू पुट करना। तो एक तो आया क्या 1 बटा गामा इंटू था गामा -1, ऊपर में गामा -1 है, यानी कुल मिला के आ जाएगा गामा -1 अपॉन गामा, गामा -1 अपॉन गामा। तो यानी कुल मिला के ये 3 इक्वेशन आपको देखने को मिलता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना, थोड़ा रटना है, क्योंकि समझ गए ना कैसे बना है ना, समझ गए। अब आपको इसको अगर 3-4 बार देखोगे या रटना तो रट सकते हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये काम आएगा, है ना। अगर आपको देखो ये काम कहां आएगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, मैं आपको पहले बताता हूं। हो सकता है आपको रिलेशन ही पूछ दे कि विच वन ऑफ दी इज दी एडियाबेटिक रिलेशन, तो आपको इसमें से देखना, एक मान लो यहाँ पे से एक रहेगा, बाकी तीनों कोई और दे देगा किसी और चीज का। जैसे हो सकता है आपको ये दे दे, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये दे दे, ये 3 दे दे और एक रिलेशन इन तीनों में उठा के दे दे, थ्योरेटिक ये हो सकता है। या फिर क्वेश्चन आए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका एडवांटेज ये रहेगा कि आप हजारों बच्चों में से आगे दौड़ के चल जाओगे, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा डीप नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये चीज क्लियर आपको हो गया होगा। सर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, में थ्रोट एडियाबेटिक रिलेशन डेराइव करना है, क्या बोले? का रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। रिलेशन आपको देखो, जितना रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है, ठीक है डियर। ओके, ये क्या हो गया भाई, कनेक्टिविटी मेरा लूज हो रहा है। अभी आगे अभी बताया जाएगा, डोंट वरी, रिलेशन सब बताया जाएगा, आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे। यहां पे तो आपको रिलेशन मिल गया ना, देखो वॉल्यूम का रिलेशन मिल गया, प्रेशर का रिलेशन मिल गया, टेम्परेचर का रिलेशन मिल गया। आप क्या क्या बोले हो, आपने भी वॉल्यूम का मिल गया, प्रेशर का मिल गया और टेम्परेचर का मिल गया। डेंसिटी, इन जनरल डेंसिटी के साथ रिलेशन हम लोग नहीं देके चलते हैं, क्यों? क्योंकि पीवी इक्वल टू एमआरटी जो होता है ना, ये पीवी इक्वल टू एमआरटी। चलो मैं आपको वही बता देता हूं, ये मैं आपको रिलेशन बता ही देता हूं, डेंसिटी वाला रिलेशन पता क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहीं से डेंसिटी मिल जाता है। अब ये थोड़ा बहुत चीजें अगर आपको पता है तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कैसे देखो देखो यहाँ पे आपको क्या पता, डेंसिटी इक्वल टू क्या जाता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। तो मैं अगर करूंगा कि यहाँ पे क्या करता हूं कि मास है, एक प्रेशर इक्वल टू मैंने लिया, मास और वॉल्यूम को मैंने नीचे ले आया, ये हो गया अपन आरटी। अब यहां से क्या मिल गया कि प्रेशर इक्वल टू आ जाता क्या, डेंसिटी, यानी रो अपन आरटी। इट मीन क्या होता है कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा डेंसिटी का होता है। तो जैसे मेरा डेंसिटी का चेंज होगा ना, सिमिलरली उसी तरह का चेंज आपको प्रेशर के साथ देखने मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे प्रेशर कहीं पे है ना, कि प्रेशर जो वॉल्यूम के साथ जिस तरह का चेंज हो रहा है एडियाबेटिक रिलेशन, सेम डेंसिटी वाला रिलेशन भी इसी जैसा होगा। तो आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लेना, जहां भी प्रेशर दिया गया इसको डेंसिटी रो2 बटा रो1 के साथ ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, आपका काम बन जाएगा। समझ गए, सारे का समझ आ गया आपको? ठीक है, क्या ये चीज समझ आया, आप मेरे को बता सकते हो, है ना। उसका इसीलिए नहीं करते हैं डेंसिटी का, मेनली हमेशा ध्यान रखना, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग तीन तीन बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है ना, हजारों आपका प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई भी रिलेशन रहे ये नहीं छोड़ेगा। और जो मैंने अभी बताया ना कि प्रेशर जो होता है डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में, उसको भी मैं आपको करवाऊंगा, जब मुझे क्वेश्चन करवाने रहेगा तब आपको जरूर पूछूंगा। चलिए, 4 प्रोसेस हम लोग देख चुके थे, एडियाबेटिक वाला का कुछ रिलेशन बता दिया। अब बात करते हैं पांचवा के बारे में। पांचवा क्या आ जाता है, पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक क्या बोलता है भाई, और पॉलीट्रोपिक के बारे में थोड़ा और यहां लंबा देखेंगे, है ना। देखो जैसे आपका एडियाबेटिक में था, एक सेकंड सबको पहले हटा लेता हूं, जैसे एडियाबेटिक में था पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज फॉर योर एडियाबेटिक। पॉलीट्रोपी भी सेम रहेगा, बस अंतर पता क्या हो जाता है, पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, बस ये हो गया किसके लिए, आपका पॉलीट्रोपिक के लिए। पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपी में क्या होता है, बस आपका गामा के जगह में एन आ जाता है। यहां जैसे गामा था आपका एडियाबेटिक इंडेक्स था, है ना, इंडेक्स, एक सेकेंड, क्या था, एडियाबेटिक इंडेक्स था। यहां पे एन जो है ना, ये मेरा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है।
इसका भी प्रूव मैं बाद में करवाऊंगा आपको, इन दोनों का, अभी तक इसका प्रूव नहीं करवाए हैं, इक्वेशन करवाए, इसका भी प्रूफ बाद में देखेंगे, समझ गए। चलिए, वही कहा गया पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को यह बताया था कि जब मैं एडियाबेटिक का बात कर रहा था, पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें मैंने कहा था कि गामा का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है, एक से क्या होता है, बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है सर, इसका वैल्यू कितना बड़ा होता है, तो सर इसका वैल्यू जो होता है वो मेरा, जैसे मैंने बात किया था एयर के लिए 1.4, तो एक से बड़ा होता है। सर एन का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू याद रखना, एन का भी वैल्यू मेरा जो है ना एक से बड़ा तो होता है, एन का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू एक से मेरा बड़ा होता है, लेकिन क्या मेरा गामा से बड़ा रहता, नहीं, गामा से छोटा रहेगा। तो यानी कुल मिला के ऐसा लिखा जाता है इसका वैल्यू कि एन का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा है लेकिन गामा से छोटा, यानी कि गामा का जितना वैल्यू होगा उससे छोटा। जैसे अगर मैं बात करता हूं एयर के लिए, तो एयर के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू है 1.41, यानी इस एन का वैल्यू जो है ना एक से बड़ा होगा लेकिन इससे 1.41 से कम रहेगा एयर के लिए, यानी कहीं ना कितना रहेगा, मान लो 1.2 रहेगा या फिर और 1.3 रहेगा या 1.33 रहेगा, है ना, 1.33 1.21 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना आप लोग। ये हो गया। अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा इसके, जैसे यहां पे मैंने कुछ इक्वेशन बताया था ना, 1 2 3 इक्वेशन, थोड़ा सा मैं जान लेता हूं कि सर पॉलीट्रोपी के लिए कुछ इक्वेशन के बारे में बता दीजिए, है ना। पॉलीट्रोपिक, पॉलीहोपिक नहीं डियर, पॉलीट्रोपिक है, पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक। आप बोलेंगे सर पॉलीट्रोपिक मींस क्या होता है, बता रहा हूं। पॉलीट्रोपिक क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एडियाबेटिक था, तो एडियाबेटिक का जो भी वैल्यू रहता है ना, जैसे मैं आपको बता रही, ये कहां पे आता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, अभी आपको जब मैं समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये वैसे आइसोकोरिक और आपका जो एडियाबेटिक होता है उसके बीच का रिलेशन होता है। जैसे ये जो होता है ना, ये एक नाम दिया गया है, जब आपका एडियाबेटिक का जो भी वैल्यू आता है और जो वॉल्यूम कांस्टेंट का आता है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक के बीच में कुछ जब वैल्यू आता है ना, तो उसको एक नाम दिया गया है। ये ग्राफ के थ्रू आपको समझ में ज्यादा आएगा आगे चलकर, तो इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया पॉलीट्रोपिक, क्योंकि ये रिलेशन कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट करके समझाया गया है, तो एडियाबेटिक जैसा पॉलीट्रोपिक नाम दे दिया गया। ठीक है, चलो चलिए, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन यदि इसको अधिकतर यूज करा जाता है, इसलिए रियल लाइफ में आपको आइसोबारिक देखने को मिलता है प्रोसेस इस तरह से, लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दिया रहता है, लेकिन जो साइकिल वगैरह रहता है, जैसे ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, है ना, ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल, आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बहुत कम रहता है, बहुत कम, बहुत कम आपको साइकिल देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल टाइप से है। क्लियर, चलो ओके, बात यहां पे कर लेते हैं कि सर इसको थोड़ा सा इक्वेशन बनानी, क्या क्या बनेगा। तो पहला इक्वेशन वही एक प्रोसेस की, लेकिन क्या लिखेंगे, P1 V1 पे पावर n इक्वल टू P2 V2 पे पावर n, n, है ना। तो यहां से वही वाला आ जाएगा कि जैसे हम लोग देखो ये पूरा का पूरा ना, जैसा आप पॉलीटोपिक के लिए बनाए थे ना, सेम ऐसा ही बना सकते हो, क्योंकि इसमें गामा के जगह में n आ जाएगा। तो देखो सेम चीज है, वॉल्यूम एक साइड कर दो, तो वॉल्यूम 1/2 और इसके ऊपर क्या, वहां गामा था, यहाँ n आ जाएगा, ऊपर से यहाँ पे P2 अपन P1 आ गया। तो देखो एक वही रिलेशन आ गया आपका, वही एक यहाँ से रिलेशन आ गया, समझ गए मेरी बात की नहीं, वही एक आपका रिलेशन यहाँ पे बन के आ गया, एक रिलेशन तो आपका यही बन गया। दूसरा रिलेशन देखो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में भी हम लोग बना सकते हैं सेम रिलेशन, यही वाला सेम, बस अंतर क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा चाह रहा हूं, यहाँ जो गामा है ना, इस गामा की जगह में एन आ जाएगा, गामा की जगह में एन आ जाएगा, गामा की जगह में एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, समझ गए, यही है सेम चीज है। ठीक है, ये तीन रिलेशन का यूज करा जाता है। देखो थर्ड वाला तो पूरा कॉपी मिल जाएगा, T2/T1, देखो T2/T1 इक्वल टू यहाँ पे, अच्छा T2 और प्रेशर के बीच में लिया गया ना, ये वाला देखो नीचे वाला देखो, देखो T2/T1 इक्वल टू P2/P1, P2/P1 देखो यहाँ पे क्या है, बस है n-1/n, यहाँ पे है गामा-1/गामा, सेम चीज यही वाला यहाँ से निकल जाएगा, इसको निकालोगे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखो अच्छा यहाँ पे कुछ गलती है, T1 हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ देखो यहाँ क्या T2/T1 है ना, तो मैं उसी साइड जैसे करता हूँ, तो T2/T1 इक्वल टू T2/T1 नीचे आ गई है, तो इधर चल जाएगा, ये नहीं हो जाएगा मेरा V1/V2 पे पावर n-1, तो देखो यहाँ पे T2/T1 इक्वल टू गामा-1 है, बस n-1, ये सेम सेम, ये और ये बस n आप चेंज कर लेना, n याद रखना, पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक में ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे वॉकडन का बात करूंगा, किसी चीज का बात करूंगा, आप n को गामा से n को चेंज कर लेना, आपका काम बन जाएगा। सर पॉलीट्रोपिक का टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन,
वॉल्यूम रिलेशन ये तो रहा डियर, ये तो वॉल्यूम का रिलेशन रहा, ये तो है डियर, ये वाला है, ये तो मैंने बना दिया नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन ये रहा। चलो फिर से लिख देता हूं मैं, इसको मैं रिलेशन लिख के दे देता हूं, है ना। हाँ, इसको थोड़ा मैं उस फॉर्म में नहीं लिखा हूं, चलो मैं बना देता हूं आपको। ये रहा आपका T2 अपॉन T1 इक्वल टू, T2 को मैं इधर ले आया तो इधर आ जाएगा V1 अपॉन V2 पे पावर n-1। हो गया डियर, क्लियर। हाँ हाँ, ये मतलब उस फॉर्म में मैं कन्वर्ट नहीं करा था। तो देखो ये वाला बन गया कौन सा, जैसे मैं बात करूंगा इसको एक रिलेशन, इसको दो रिलेशन, ये तीन रिलेशन। तो पहला रिलेशन देखो, पहला रिलेशन को भी बनाया नहीं गया, इसको भी बना लेना इस फॉर्म में। जैसे फॉर्म में यहाँ पे है वॉल्यूम एक साइड है ना, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम एक साइड कर लेना V1 बटा V2 पे पावर n इक्वल टू आ जाएगा क्या P2 अपन P1। तो देखो ये पहला रिलेशन बन गया, और ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया, और ये आपका तीसरा रिलेशन हो गया। तो तीनों बन के रेडी हो गए सेम फॉर्म में, बस अंतर क्या है, गामा के जगह में n है, यहाँ पे क्या गामा के जगह में n हो गया। क्लियर यहां से। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, अब बात करते हैं, इतना अगर आपको क्लियर मिल गया है, अब बात करते हैं इन सारे प्रोसेस को अगर एक डायग्राम में रख दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेंशन का भी होता है, एक्सपेंशन जब वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेशन जब वॉल्यूम घटता है, दोनों के लिए होता है। चलो बात कर लेता हूं मैं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इन जनरल कहूंगा कि मान लेते हैं कि मेरा एक्सिस समझना पहले, ये आया कहां से। जैसे एक्स एक्सिस इसको मैं ले लिया, चूंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया है तो इसी को एक्स ले लिया, इसको मैंने वाई ले लिया, ठीक है। आप जो मैं पूछूंगा वो थोड़ा बताना आप लोग। अगर ये स्ट्रेट लाइन गया तो मैं अगर बोलूंगा कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है ना वो वेरी नहीं करा, कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही है ना। कि देखो मान लो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रहेगा 10, यहाँ रहेगा एक्स का वैल्यू 10 है तो यहाँ रहेगा 20, यहाँ रहेगा 30, एक्स का वैल्यू 30। और अगर मैं बोल दिया यहाँ पे समथिंग मान लो एक्स का वैल्यू है 50, अब इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे अलग अलग स्टेट है, देखो चेंज हो रहा है। क्योंकि इधर अगर बात करें वाई का वैल्यू, देखो y1 y2 y3 हर जगह पे चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो यहाँ भी 50 है ना, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा। समझ गए मेरी बात की नहीं? बिल्कुल सर, ये मेरे को आ रहा है ना, ये मेरे को समझ में आ रहा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रहा। बस मुझे 3-4 मिनट का टाइम दीजिए, इसको भी मैं फटाफट आपको बता दूंगा। बस जब बेसिक में क्लियर करता हूं तो थोड़ा सा रूट वाइज लेके चलता हूं, बहुत ही बच्चा जैसा लेके चलता हूं, ताकि मेरे लिए सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैं इतना रूट से समझाया हूं कि आप लोग भूलोगे नहीं। तो ये हो गया क्या, ये रहा मेरा एक्स का वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन सीधे कर लेता हूं तो क्या बोलेंगे, यहाँ वाई मेरा कॉन्स्टेंट है, वाई के जगह में कुछ भी ले चलूंगा, अभी बात समझो, एक्स वाई के वैल्यू में कॉन्स्टेंट है। लेकिन मैं जैसे बोलूंगा कि एक बीच में कहीं आया, यानी ये एक्स और वाई दोनों के बीच में आ रहा है, यानी यही यहाँ कैसा रहेगा, एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा। मैं बोल सकता हूँ ना, एक्स और वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, ये एक्स एंड वाई वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये एक्स वाई वैल्यू, अब इसके नीचे और एक आएगा तो इसका वैल्यू कुछ रहेगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्स और वाई पे पावर मैं बोल देता हूँ इसको क्या, इसको बोल देता हूँ एन, ये पोलिट्रोपिक आ जाता है। और इसके बाद और एक जो नीचे आता है इसको बोल देता, तो मैं क्या, इसको बोल देता हूं आप लोग का एक्स वाई पे पावर गामा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे एक चीज आपका मिस्टेक दिया गया है, इस चीज को मैं बता देता हूं। यहाँ पे एन लोगे और यहाँ नीचे वाला गामा लोगे, ये गामा, गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या आ जाता है, गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये कुछ आपका प्रोसेस देखने को मेरे को मिला, है ना। ये चीज समझ रहे होंगे आप, थोड़ा बहुत वैल्यू नहीं समझ आया, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इन तीनों में आप नहीं समझ आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा ये तो समझ आया ना पहला लाइन, चलो मैं एक एक करके आपको पूछता हूँ, है ना। सरिका मेरे को बताना, क्या ये समझ आया एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आप मेरे को बताओ, क्या ये समझ आया एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है? ये समझ आया एक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉन्स्टेंट, ये समझ आया कि नहीं बताइए? यस सर समझ आ गया, ठीक है। एकदम वन बाय वन करके स्टेप बाय चलना आप लोग, ठीक है। चलो फिर मैं नीचे लिया और मैंने कहा ये मेरा वाई कांस्टेंट है, ये समझ आया, क्योंकि वाई का वैल्यू मान लो यहाँ पे है ना वाई, तो वाई मान लेते यहाँ पे 10 था, यहाँ 20 है, तो 20 ही तो हर जगह है, इस पे भी 20 है इस जगह पे, क्योंकि वही लाइन जाकर जा रहा है सब में, सब जगह 20 है। भले देखो एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स का वैल्यू 10 20 30, तो ये समझ आया? बताओ।
ये समझ आया? ठीक है, अगर ये दोनों समझ आया, अब मेरे को बताओ कि बीच में अगर कोई ग्राफ लेता हूं तो आप खुद बोलो इन दोनों के बीच में अगर है तो दोनों का रिलेशन इसमें झेलना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेते कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एक में पॉइंट लिया 1, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट लिया। यहां पे देखोगे नहीं, यहां पे कुछ वैल्यू आपका देखने को मिल रहा है, क्या है? ये x है ना? यहां पे जब आ जाएंगे तो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। जैसे दूसरा पॉइंट पे आएगा ना तो x का वैल्यू चेंज हो गया, x का वैल्यू मान लो 1 ले लिया तो y का वैल्यू चेंज हो गया, y2 हो गया। फिर 3 आया तो 3 में क्या देख रहे हैं? x का वैल्यू भी चेंज हुआ, y का वैल्यू चेंज हुआ। यानी कि बेसिकली ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि x में भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, x y। और हाँ, एक पॉइंट पे लेंगे तो एक पॉइंट में कुछ मेरा x का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, और एक पॉइंट पे कुछ y का वैल्यू फिक्स है। तो पर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फिक्स, क्योंकि ये स्टेट का बात कर रहा है एक्स वाई। तो बोलते हैं ना पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और प्रोसेस के लेंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो कांस्टेंट इसीलिए लिया गया कि पर्टिकुलर स्टेट में कुछ x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू, या 2 में कुछ x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू, 3 में कुछ x3 का वैल्यू y3 का वैल्यू। इसलिए एक्स वाई दोनों पे डिपेंड है कि नहीं? बिल्कुल डिपेंड है, क्योंकि एक्स वाई दोनों में क्यों डिपेंड है? क्योंकि दोनों ही वेरी कर रहा है, तो दोनों पे ही डिपेंड है। क्या ये समझ आया? एक सेकंड, मुझे सब इसीलिए ग्राफ को बार बार मिटाना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाना चाहिए। बड़ी बात ये है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। तो दिस इज योर वाई था मेरा, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका ये तीनों समझ आया? आप ये बार यस करना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। और हाँ, सारे स्टूडेंट आप लोग बोलना, सुशील भी बोल रहे हैं यस सर। हाँ तो बताओ सरिका, आप मेरे को फिर से बताना क्या ये समझ आया? क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाले में क्या आपने था, एक्स आपका वेरी नहीं कर रहा था, केवल वाई कर रहा था, इसलिए एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, एक्स कांस्टेंट ले लिया था। हाँ सर समझ गए। अब इसी तरह क्या आता, अगर मैं दो ग्राफ और नीचे ले लेता हूं तो मैं ये अगर बोल दूंगा कि ये भी एक्स वाई में वेरी करेगा, ये भी एक्स वाई में आपका एक्स वाई पे डिपेंड करता है, तो क्या कोई दिक्कत है इन दोनों को भी अगर मैं बोल दिया तो? है ना? अगर मैं इन दोनों, अब आ जाओ, ये जो मैं ग्राफ लिया हूं ना, इस ग्राफ को मैं किससे ड्रॉ कर देता, कोई और कलर, जैसे येलो कलर से। ये जो मैं येलो कलर से दो बनाया हूं ना, क्या मैं अगर बोलूंगा ये दोनों भी एक्स वाई में डिपेंड करता, कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सेम तो नहीं होगा, मेरा बात समझना। ये मैंने पहले ही एक्स वाई ले लिया है, तो सर एक्स वाई का वैल्यू कुछ तो चेंज होगा। तो वही चेंज के लिए मैं क्या बोला हूं ना, उसी चेंज के लिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो वही बात है, दोनों में डिफरेंस कुछ होगा। तो मैंने कुछ भी मान लिया, सपोज कर लो, जैसे मैंने एक्स माना वाई माना, उसी तरह मान लिया कि एक हो जाएगा मेरा एन, एक हो जाएगा मेरा गामा, बस ऐसे कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। अभी फिलहाल ज्यादा मत दिमाग लगाओ। तो मान लो इसका वैल्यू कुछ एन रहा, इसे मान लो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, कि कुछ इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, जैसे इसका हर एक पॉइंट में एक्स का वैल्यू मान लो आ रहा 10 और वाई का वैल्यू आया मेरा 20। फिर आगे बढ़े नीचे तो एक्स का वैल्यू आ गया थोड़ा और घटा तो आ गया 8 और वाई का वैल्यू आ गया मेरा 15। तो हर एक पॉइंट में कुछ मेरा वैल्यू फिक्स है कि इस पॉइंट में हमेशा 10 और 8 आ रहा है। उस तरह नीचे वाले में अगर उसी जगह पे नीचे में चेक करूंगा तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, इसीलिए मैंने ए बी ले लिया। क्लियर यहां तक? सरिका क्या ये चीज क्लियर हो गया अभी तक? बताइए। बस आपको ये समझना है स्लोप डिफरेंट है। हाँ स्लोप डिफरेंट है तो उसका पावर भी अलग अलग होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है। यस क्लियर, वेरी नाइस। बस 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 मेरे को यही समझाना था, है ना? मेरे को यही समझाना था। अरे वाह, आप लोग समझ गए, वेरी नाइस। अब आ जाओ यही ग्राफ में, वही चीज ग्राफ दिया है, ये इसीलिए कहा गया डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप है। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे एन मान लिया, को गामा मान लिया, या ए मानो बी मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपने मान लिया। ओके बढ़िया, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं ये सारे प्रोसेस के बारे में, जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक सबको देखेंगे कहां पे, सबको नहीं कहा जाता सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो सब प्रोसेस को ड्रॉ करेगा रे तेरा फैजल, है ना? तो सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब समझा सर, क्या पॉलीट्रोपिक में भी क्यू? नहीं नहीं नहीं, पॉलीट्रोपिक में हीट मेरा जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। एडियाबेटिक में ही केवल हीट जीरो रहेगा ना, पॉलीट्रोपिक नहीं होता। अच्छा, मैं इससे पहले जो बताया था शायद मैंने एक मिस्टेक करा था, और मिस्टेक ये करा था कि मैंने कहा था कि जो पॉलीट्रोपिक होता है वो आपका आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक के बीच में रहता, नहीं। एक देखो मैं बता दे रहा हूं, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल के बीच में वो होता है, आइसोथर्मल, ठीक है। एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल के बीच में पाया जाता है। देखना अभी मैं आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी, फिगर से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। चलो बात कर लेते हैं,
यही मैं ड्रॉ करता हूं हर एक प्रोसेस को। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्स वाई लिया था ना, इस बार लेता हूं मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। आप लोग खुद बताना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर कांस्टेंट का, आइसोबारिक का। तो मेरे को एक बताओ, जब मैं आइसोबारिक को ड्रॉ करूंगा, आइसोबारिक को ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसा जाएगा, आप बोलना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा कि वर्टिकल लाइन होगा, बताओ। प्रेशर कांस्टेंट के लिए पहला मैं ले रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक के लिए बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन होगा, सारे कोई मेरे को बताना, देखता हूं समझ में आप लोग को आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, बताइए। प्रेशर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन होगा? हॉरिजेंटल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देखो आप आंसर कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या ग्राफ होगा, बताओ। आइसोकोरिक का, कोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट का, इसके लिए बताओ वर्टिकल लाइन होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन? वेरी गुड वेरी गुड, सारे स्टूडेंट का आ रहा है, सरफराज, चंदन, है ना, सुलभ शक्ति, सरिका। अब बताओ वॉल्यूम वाला, बताओ वॉल्यूम वर्टिकल होगा, वेरी गुड, तो मैं वर्टिकल यहां पे ले लिया। देखो आप खुद आंसर कर रहे हो, है ना, आप खुद आंसर कर रहे हो, ठीक है। सुशील बिल्कुल करेक्ट है डियर, चलो आसवानी, चंदन सही है, वर्टिकल होगा, क्लियर। अच्छा, ये हो गया ग्राफ। अब बात कर लेता हूं मैं इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं किसका, आइसोथर्मल का, टेम्परेचर कांस्टेंट का। टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या ग्राफ होगा आइसोथर्मल का? अगर कोई भी बच्चा इसका बता दिया ना तो मैं मुझे मजा ही आ जाएगा, पता है क्यों? आइसोथर्मल को क्या मैं कहीं पढ़ाया हूं कोई ग्राफ लेके? याद करो, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, क्वासी स्टेटिक जो कि एक तरह से आइडियल प्रोसेस था या रिवर्सिबल प्रोसेस था, जो पीवी डायग्राम में कैसा स्लोप बना था, याद करो, कुछ कर्व बना था जिसको हम लोग बोलते थे आइसोथर्मल। याद है प्रेशर वॉल्यूम में कह रहा था कि वॉल्यूम प्रेशर चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा, ये ग्राफ ऐसा कर्व स्लोप बना था कि नहीं? तो अगर ऐसा स्लोप बना था तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस बीच में इसको ड्रॉ कर दिया तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, हाइपरबोलिक टाइप का, बिल्कुल। तो ये बन गया मेरा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट का। तीन मेरा बन के रेडी हो गया। अब बारी आता और दो का। और दो कौन सा, फोर्थ नंबर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, आपका आ जाएगा पॉलीट्रोपिक एडियाबेटिक। तो अब आता पॉलीट्रोपिक का और एडियाबेटिक का। तो ये भी इसी तरह दोनों भी डिपेंड करता है, कुछ प्रेशर कुछ वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है, इसलिए इसका दोनों का स्लोप कुछ ऐसा नीचे आ जाता है। और उसके पीछे का रीजन ये भी होता है कि इन स्लोप जो होता है ना, इन लोग से ज्यादा वैल्यू होता है, इन दोनों का स्लोप से ज्यादा वैल्यू होता है। क्योंकि देखो ना, मेरा बात समझो, ये बेचारा केवल प्रेशर में डिपेंड कर रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे केवल टेम्परेचर है। लेकिन जो पॉलीट्रोपिक होता है ना और एडियाबेटिक जो होता है ना, एडियाबेटिक, ये ना कुछ प्रेशर में भी डिपेंड करता है, कुछ वॉल्यूम पे भी, यहाँ पे और कुछ टेम्परेचर, इसमें तीनों चीज इंक्लूड है। तो इस बात इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसका स्लोप आपका यहां देखने को मिलता है। तो याद रखना, इसके बीच में आ जाता पॉलीट्रोपिक का, पहले आ जाता पीवी पे पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी तरह लिखते हैं पॉलीट्रोपिक का, हमेशा आप लिखोगे। और एडियाबेटिक का पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसके नीचे क्यों आया, इसका वैल्यू भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, ये दोनों ही आप लोग को कंफ्यूजन ज्यादा करेगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्यों मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये यहां तक अगर आप लोग को मैंने बता दिया कि इसका ज्यादा वैल्यू होता है इसलिए आता, तो क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अच्छा, यहां पे मैं और एक बता देता हूं, चलो और एक बता देता हूं। होता क्या है ना, ये एन जो होता है ना, ये एन, एन का वैल्यू ना इसके लिए होता है 0, और समझने के लिए जान लो, एन का वैल्यू होता है आइसोबेरिक के लिए 0, आइसोथर्मल के लिए एन का वैल्यू होता है 1, और पॉलीट्रोपिक के लिए एन का वैल्यू जो होता है ना वो एन ही लेके चलते हैं, एन ही लेके चलते हैं। और इसके लिए एन का वैल्यू होता है गामा, एडियाबेटिक के लिए, और इसके लिए एन का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। आप बोलेंगे सर कैसे? आप बोलेंगे सर मेरे को तो प्रूफ चाहिए, हम लोग तो बच्चा है नहीं, क्या आप कोई चीज मेरे को बोलोगे कि लो बाबू खाओ, मैं खा लूंगा? नहीं, आपको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कोई चीज, तब जाके मैं मानूंगा। बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल सही कहना है, जायज है कहना, मैं आप लोग को प्रूव करने के लिए बैठा हूं, मेरा वही काम ही है ना, मेरा वही काम ही है प्रूव करने का। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो एन का वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, और गामा का वैल्यू एक से मेरा बड़ा होता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एन का वैल्यू होता है वो एक से बड़ा तो होता है, लेकिन गामा से छोटा होता है, मतलब गामा का वैल्यू सबसे बड़ा। जैसे एयर का बात कर रहे थे कि इसका वैल्यू अगर 1.4 है ना, तो ये 1 है ना, तो एन का वैल्यू 1.4 से कम रहेगा। तो अगर मैं बोल दिया इसका वैल्यू 1.4 है तो उससे कम रहेगा किसका, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू। और 1 किसके लिए बोल रहे हो, 1 तो मैंने कहा अभी पॉलीट्रोपिक के लिए, जैसे आइसोथर्मल के लिए 1 लेके चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो एन का वैल्यू 1 लिया वो किसके लिए लिया है, पेन से मैं लिख देता हूं, ये जो लिखा ये आइसोथर्मल है,
आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए एन का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, आइसो बारिक के लिए मेरा एन का वैल्यू क्या है 0 है, और आपके पॉलीट्रोपिक के लिए एन ही है, तो एन का वैल्यू क्या आएगा इसके बीच में आएगा, इसलिए एन का वैल्यू 0 आता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, क्या प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूं। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0 में लेके आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूं, है ना। देखो क्या होता है, वैसे इसके बारे में हम कहीं ना कहीं तो बताए थे यार, हाँ यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे है ही, है ना। हाँ, इसके लिए जनरलाइज आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को बताना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन बताना पड़ेगा। यहाँ रहने दो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक हम लोग आज बोले थे कि जनरलाइज पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। चलो पहले मैं आपको वो समझाऊंगा जब बेटर समझ आएगा। देखो एक होता है यहाँ पे जनरलाइज पोलिनोमियल। अच्छा जनरलाइज मतलब क्या होता है? जनरल से कोई बोलते हैं ना कि भाई अरे तुम क्या कर रहे हो, कौन सा जॉब कर रहे हो, अरे जनरल है सर, जनरल है सर, कोई खास ऐसा नहीं है। या कोई बोलूंगा आपने क्या खाना खाया, वही सर जनरल वाला दाल भात, है ना, दाल भात खाया, रोटी सब्जी रोटी भुजिया मैंने खाया, सर जनरल, ऐसा कोई खास नहीं खाया, जनरल। लेकिन जनरल इक्वेशन उसको बोलते हैं ना जो सारे प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होता है, जो सारे प्रोसेस में अप्लीकेबल हो जाता है ना उसको हम लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो जनरलाइज इक्वेशन होता है ना वो कहा जाता है उसको पी वी पे पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या समटाइम पी वी पे पावर एन जो होता है ना एन, उसको भी हम लोग पॉलीट्रोपिक वाले को बोलते हैं जनरलाइज इक्वेशन। याद रखना, इसलिए पॉलीट्रोपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पॉलीट्रोपिक को बनाया गया है। इसलिए आप बोल रहे हो ना सर आइसोथर्मल तो जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, और पोली आइडियाबैटिक में आपका हीट कांस्टेंट, आइसोबारिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। ये पॉलीट्रोपिक कहां से आ गया जमा? ये इसलिए बनाया गया ना क्योंकि ये मेरा जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन है, चाहे के बोलेगा या फिर आ रहेगा या फिर पी पावर एन बोलेगा, बात की है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता क्यों? इस प्रोसेस से आप पांचों प्रोसेस को निकाल सकते हो, इस प्रोसेस से पांच, इसीलिए इसको कहा जाता है जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसलिए मैं आपको एडिशन, देखो हेडिंग में क्या करा था, जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। इससे पांचों प्रोसेस को निकालेंगे, अभी देखना कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पे लिखता हूं, देखना ध्यान देना, पी वी पे पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेता हूं आइसोबेरिक को, प्रेशर कांस्टेंट को। तो मैंने यहाँ पे एन इक्वल टू वैल्यू क्या पुट कर दिया, देखो यहाँ पे के लिया गया तो के का वैल्यू 0 लिया है, मैं यहाँ पे एन लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू एन, एन इक्वल टू गामा, और एन इक्वल टू इन्फिनिटी एन। तो मैं क्या किया, एन इक्वल टू लेके चला हूं पहले 0। जैसे आप एन का वैल्यू 0 पुट करोगे ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी भी पे पावर 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और किसी के भी पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि P इंटू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, प्रेशर कांस्टेंट आ गया। तो देखो जैसे ही मैंने n का वैल्यू को 0 लिया, प्रेशर कांस्टेंट आ गया ना, प्रूव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं पीवी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट में, इस बारी n इक्वल टू में ले लेता हूं 1। तो अब क्या आ जाएगा सर पी वी पे पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई किसी को याद है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस में आता है? आइसोथर्मल में आता है। कैसे? देखो था मेरा पीवी इक्वल टू एम आर टी, एम और आर तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो आ गया ना पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल हो गया ना। तो आइसोथर्मल बन गया कि नहीं? बिल्कुल सर, ये मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए आ गया, तो बन गया। तो देखो अभी तक n इक्वल टू 0 किसके लिए? प्रेशर कांस्टेंट के लिए। n इक्वल टू 1 किसके लिए? तो n इक्वल टू 0 जो आया वो मेरा आइसोथर्म प्रेशर कांस्टेंट के लिए आया, n इक्वल टू 1 जो आया वो आपका आइसोथर्मल के लिए। सेम चीज को यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है, n के जगह में k लिया गया क्योंकि n एक पॉलिट्रोपिक लिखते हैं इसलिए। तो k इक्वल टू या फिर n इक्वल टू 0 किसके लिए? आइसो बारीक के लिए, और के इक्वल टू 1 आपका बन गया आइसोथर्मल के लिए। आगे बताते हैं, आगे और बताते हैं। फिर से हम लोग यूज करते हैं जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन, पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या लेते हैं, एन इक्वल टू 1 हो गया ना। अब बात करते हैं एन इक्वल टू एन ही, इसीलिए के लेके चला था, एन एन हो जाता कंफ्यूजन। तो पी वी पे पावर जैसे एन पुट करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली बन के रेडी क्या हो गया, आपका पॉलीट्रोपिक। यही तो पॉलीट्रोपिक होता है जिससे सारा इक्वेशन बना है, तो बन के ये रेडी हो गया। अच्छा अब बात करते हैं क्या, गामा। तो जब ऑब्वियसली बात है पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, तो एन के जगह में गामा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बन जाएगा मेरा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक यही हम लोग लेके चले, ये प्रूव नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको पता है एडियाबेटिक हो गया। अब बात करते हैं कि n का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और ध्यान रखना कि n का वैल्यू पहले हम लोग 0 लिए, फिर n का वैल्यू हम लोग 1 लिए, फिर n का वैल्यू n लिए, फिर n का वैल्यू गामा लिए। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि n का वैल्यू मैंने कहा था कि गामा से छोटा होता है, ये 1.3 1.2 हो सकता है, इसका वैल्यू 1.4 होता है। तो देखो पहले 0 1 फिर 1.3 फिर 1.4 बढ़ रहा है, इसलिए अब लेंगे n का वैल्यू इनफाइनाइट। अब क्या लेंगे, n का वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे। तो पी वी पे पावर n इक्वल टू कांस्टेंट में हम लोग n का वैल्यू इनफाइनाइट
वैल्यू पुट करें, जैसे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो पी वी पे पावर इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, वैल्यू इन्फिनिटी रख के कांस्टेंट का प्रेशर को इधर ले आएंगे, नीचे ले आए, नीचे ले आए ना, बिल्कुल ले आए। अब इस इन्फिनिटी को उधर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर अपन कांस्टेंट अपन प्रेशर पे पावर आ जाएगा 1 अपन इन्फिनिटी, और 1 अपन इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0, है ना, यानी क्या आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू ये अपन पी, सी अपन पी पे पावर 0 और समथिंग पे पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट, पूरा खत्म। तो क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस, तो क्या निकल गया, वॉल्यूम। कब, जब आपका इन्फिनिटी लिया गया एन का वैल्यू, एन का वैल्यू इन्फिनिटी जब लिए, एन का जब इन्फिनिटी लिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया। इसीलिए अब आ जाओ इस ग्राफ में, इसीलिए देखो आपका, देखो अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ आएगा, देखो 0 फिर 1 बढ़ रहा वैल्यू, फिर n का वैल्यू क्योंकि 1.3 होता है, फिर 1.4, फिर इनफाइनाइट। यानी अगर मैं बोलूंगा कि ऐसे जो आ रहा है, ऐसे करके ऐसे क्या हो रहा है, n का वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है, n का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। दैट्स वाई जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन सारे प्रोसेस के लिए पता होना चाहिए, जहां पे इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट, और ये आपका हीट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये पोलिटोपिक, ये मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन होता है। क्लियर। अब सर समथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, चंदन, हाँ हाँ मैंने आपका ध्यान दिया। अच्छा 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 ही होता है ना, ठीक है। अच्छा किसी पे पावर अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है डियर, आई थिंक, है ना, आई थिंक ये मेरा कट के जो है ना ये खत्म हो ही जाता है, ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है ना। हाँ तो इन्फिनिटी जो आता है वो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाता है तो उसको कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी मान लेते हैं कहीं वो नहीं मिलेगा तो इसको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं हम लोग पूरा को। हाँ 1 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसको पूरा वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप मान के चलो ना, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये चीज देखो, मैंने बहुत ट्राई किया इस चीज को, एफर्ट लगा इस चीज को समझाने के लिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। हाँ हाँ कांस्टेंट है, मुझे पता है, इसलिए इस चीज को पूरा वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया गया है, ठीक है। चलिए बस समझना था ना, समझना ये है कि जब एन का के का वैल्यू या फिर एन का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, इसमें ज्यादा डूबना नहीं है, वो समझाने की बात है ना, वो समझाने की बात है, उसमें ज्यादा मत जाओ। हाँ आसमानी ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, आप ये मानो ना कि वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता, दैट्स इट, जब आप एन का वैल्यू इन्फिनिटी लेके चलोगे तो इसमें ज्यादा मत डूबो, है ना। अब फिर इसमें फालतू में दिमाग लगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, दिमाग लगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि उसके वो नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बस बता दिया कि आता है। कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा, कैसे भी बन रहा, सुलभ शक्ति हम लोग सारे जीरो से लेके ऊपर सारा क्वेश्चन बना दिए, अभी फर्स्ट लो में जब करवाऊंगा समझाऊंगा फिर क्वेश्चन में दूंगा, फिर देखते कैसे नहीं आया। मैं कहां से पूछूं आपसे, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछना आपको, जीरो लो के ऊपर या फर्स्ट लो के ऊपर। अच्छा चलो ना हम लोग थोड़ा सा इसको समझा दे, थोड़ा सा जल्दीबाजी में, क्योंकि आपका 5 मिनट बचा हुआ है, और थोड़ा मैं बता देता हूं इसको, इसको समझ लो, है ना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये समझ लेते हैं ना। देखो ये सारे समझ गए कि ये मेरा रहा वॉल्यूम कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ के ऊपर पूरा समझाने दो, मेरे पूरा बताने दीजिए डियर, जब क्लास पूरा फर्स्ट लॉ का हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, और मैं आपको सारा करवाऊंगा न्यूमेरिकल, पूरा 4-5 घंटा का क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो, है ना। जीरो लॉ में तो एक सेशन में हो गया था 2 घंटा में, इसमें कम से कम 4 से 5 घंटा का सेशन करवाएंगे। चलिए देखो, ये वॉल्यूम को प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ये आपका आइसोथर्मल है, पी बार कॉन्स्टेंट यानी आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये आपका पॉलीट्रोपिक, ये आपका एडियाबेटिक, और ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, ये समझ गए होंगे। और ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे इधर वैल्यू आएंगे वैसे वैसे के का वैल्यू, एन या के का वैल्यू बढ़ते जाता, क्योंकि 0 1 एन गामा इन्फिनिटी तो बढ़ रहा वैल्यू, ठीक है। अच्छा पूछा ये जाता है, आपको ये पता है ना कि एरिया अंडर, ध्यान देना कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम साइड, ऑन वॉल्यूम साइड गिव्स वर्क डन, वर्क डन आपको देता किधर, वॉल्यूम साइड में, वॉल्यूम साइड में जो एरिया अंडर आता है, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा सबसे पहले प्रेशर का, तो देखो प्रेशर का ग्राफ कितना बड़े एरिया का कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा,
वही अगर बोलूंगा आइसोथर्मल वाला, तो आइसोथर्मल ये स्लोप है, तो आइसोथर्मल का कितना एरिया मिलेगा मुझे, इतना स्लोप। देखो थोड़ा एरिया कम हो गया, ग्रीन देखोगे रेड वाला से थोड़ा कम हो गया। वहीं अगर मैं बोलूंगा किसके लिए, ये था n इक्वल टू 1, अब n इक्वल टू n आ जाओ पोलिट्रोपिक के लिए, तो पोलिट्रोपिक में मान लेते ग्रीन वाला ले लेते हैं, तो थोड़ा और एरिया कम हो गया, और एरिया आपका कम हो गया। और वहीं अगर बात करेंगे एडियाबेटिक वाला, येलो से दिखा देते हैं, येलो वाला का एरिया थोड़ा और कम हो गया, और आपका कम हो गया, और आपका कम हो गया। और सबसे कम अगर मैं बोलूंगा किसका आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट का, क्योंकि एक लाइन, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट में कोई एरिया कवर ही नहीं करा, क्योंकि एक लाइन है, एरिया होने के लिए कुछ तो चाहिए, विड्थ, चौड़ाई तो कुछ है ही नहीं, कारण लंबाई है इतना लेकर इतना तक लंबाई, चौड़ाई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको पूछा यह जाता कि बताइए सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में देखा जाता है, इन विच प्रोसेस यू गेट द मैक्सिमम वर्क डन। तो आपका आंसर क्या देना है, कोई बताएगा मेरे को कि मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में मुझे देखने को मिलेगा, बताइए जल्दी से बताइए, है ना। पांचों प्रोसेस जो सबसे ज्यादा एरिया देगा वो सबसे ज्यादा वर्क डन देगा। तो वॉल्यूम क्वेश्चन कैसे हो गया सरी का, वॉल्यूम क्वेश्चन का तो एरिया ही नहीं कवर कर रहा, सबसे ज्यादा एरिया ही कवर कर रहा है। आइसोबारिक यस, प्रेशर कांस्टेंट की देखो, प्रेशर कांस्टेंट इतना बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, इतना बड़ा एरिया, ये पूरा को ये कवर कर रहा है। वहीं अगर बात करेंगे, अच्छा आइसोबारिक के बाद कौन कवर कर रहा है, आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो ये इतना एरिया को कवर कर रहा है, इतना एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, इतना। उससे कम कौन दे रहा, उससे कम दे रहा आपका पोलिट्रोपिक, पोलिट्रोपिक, पोलिट्रोपिक कितना कर रहा है, इतना कवर कर रहा है। उससे कम कौन दे रहा है, एडियाबेटिक। सबसे कम कौन दे रहा है, इसलिए कहा गया है कि मैक्सिमम वर्क आपको मिलता है इस केस में प्रेशर कांस्टेंट, और मिनिमम मिलता है आपको वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में, वॉल्यूम कांस्टेंट केस में। क्लियर यहां से हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब अच्छा ये बात किया गया मैंने एक्सपेंशन का, क्योंकि एक्सपेंशन मींस क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ना। किसी भी चीज को जब आप एक्सपेंड करते हो, जैसे आपने हीट दिया, तो एक्सपेंशन, बैलून आपका धीरे धीरे बड़ा होता है ना, बलून क्या था, बलून में गैस भरते तो बड़ा होता, तो फैल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर उसका घटता है। तो आप सारे प्रोसेस में देखो, ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन बाकी प्रोसेस देखो, इसको देख लो आइसोथर्मल वाला, यहाँ प्रेशर क्या था, P1 था, इस जगह में प्रेशर क्या आ गया, P2, तो प्रेशर घटा है। और वॉल्यूम का अगर बात करेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम मेरा V1 था, इस जगह पे जब आ गए, मान लो ये मेरा एक था, दो मेरा फाइनल है, एक मेरा इनिशियल था, तो फाइनल तक आते आते V2, यानी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। तो क्योंकि एक्सपेंड कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा और प्रेशर घट रहा, तो ये है एक्सपेंशन का। सेम बनाते हैं हम लोग किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन के लिए अगर आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, सेम वही ग्राफ है। एक तरफ आ जाता क्या मेरा, देखो 1 बाई 1 करके सारे यहाँ पे दर्शाया गया है। एक तरफ है देखो ये पीवी है ना, वी है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका अगर जा रहा तो ये मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। और आपको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट में एन का वैल्यू होता है 0, और वॉल्यूम में होता है इनफाइनाइट, एन का वैल्यू इनफाइनाइट। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते हुए वैल्यू आप लगा तो सारा स्लोप, जैसे सबसे पहले सर आइसोथर्मल, उससे बड़ा होता है मेरा पोलिट्रोपिक, सर उससे बड़ा होता है मेरा एडियाबेटिक, बस। क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 से आ जाता 1, फिर n का वैल्यू n, और n का वैल्यू गामा। समझ गए। अब अगर इसमें आपको बोला कि सबसे ज्यादा एरिया कहां आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, अगर बात करेंगे ये, तो ये इतना कर रहा है आइसोबेरिक का। आइसोबेरिक के बाद अगर बात करेंगे तो आ रहा है मेरा क्या, n इक्वल टू 1, यानी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का देखो इतना कवर कर रहा है, उससे ज्यादा, उससे कवर कर रहा है पोलिट्रोपिक, पोलिट्रोपिक से ज्यादा कौन कवर कर रहा है मेरा, ये कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें हो जाता है एडियाबेटिक का, क्योंकि ये जो अगर बात करेंगे ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हुए एक पॉइंट आ रहा है, तो इसका तो कोई एरिया कवर नहीं कर रहा। तो यानी कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, मैक्सिमम वर्क जो मुझे मिलता है वो प्रेशर में मिलता है, मिनिमम वर्क जो मिलता है मुझे वॉल्यूम में मिलता है। इस केस में मिनिमम वर्क आपको वॉल्यूम में ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वर्क आपका चेंज हो जाएगा एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक के केस में आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। किस केस में, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। समझ आ गए यहां तक, सारी चीजें क्लियर करता हूं, है ना। चलिए, तो दिस इज दी पॉइंट, ये था हम लोग का आज का क्लास, ठीक है। अच्छा और एक चीज यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही में आपका स्लोप अगर को वजह, स्लोप किसका ज्यादा होता है, तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, उससे कम होता है आपका पोलिट्रोपिक का, सबसे कम होता है आइसोथर्मल का। चाहे मैं कंप्रेशन का बात करूं, एक्सपेंशन। स्लोप मींस क्या होता है, जहां पे आप फिसल के जल्दी गिर जाओगे, जैसे कि देखो 3 स्लोप है, आइसोथर्मल का स्लोप, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, फिर आपका पोलिट्रोपिक यानी एन, और फिर आपका एडियाबेटिक यानी थीटा क्यू इक्वल टू 0। आप अगर इन तीनों लाइन में खड़े रहोगे, यहां भी खड़ा रहोगे, यहां खड़ा रहोगे, यहां खड़ा रहोगे, कहां पे जल्दी फिसल के गिरोगे, तो सबसे नीचे वाला में, क्योंकि नीचे वाला से ज्यादा टिल्ट है, जल्दी स्लो पे फट से आप गिर जाओगे नीचे। ऊपर वाला थोड़ा बच सकते हो, यहाँ पे देखो नीचे जल्दी जल्दी गिर जाओगे। यानी सबसे ज्यादा स्लोप किसका होता है, एडियाबेटिक का होता है, दोनों ही केस में। चाहे मैं बात करता हूं एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का, स्लोप अधिकतर मैक्सिमम किसका होता है, एडियाबेटिक का यहाँ पे, एडियाबेटिक का यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम होता है स्लोप। स्लोप का बात कर रहे हैं, स्लोप।
और वैल्यू में भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एन का वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा वैल्यू एन का होता है वॉल्यूम में, लेकिन इन सब में इससे पहले सारे कम ही होता है। क्लियर? बताइए यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो मुझे कोई यस बोलिए, मैं क्लास को यहाँ पे रखूंगा क्योंकि क्लास का टाइमिंग हो चुका हम लोग का। बताइए क्या चीजें समझ आ गया? जल्दी से आप रिप्लाई करिएगा डियर, जल्दी से सारे बच्चे मेरे को बोलिएगा समझ आया कि नहीं आया। बताइए, चलिए उम्मीद करता हूं सर कंप्रेशन वाला फिर से, कंप्रेशन वाला, कंप्रेशन वाला देखो, कंप्रेशन वाला देखो डियर, आपको ये तो पता है ना कि ये मेरा प्रेशर है और मेरा वॉल्यूम है, तो ये सर कंप्रेशन वाला डायग्राम में क्या बोले, वीएफ सही है, वीएफ क्या डियर, हाँ ये वी इनिशियल है और वी फाइनल है, वी इनिशियल और वी फाइनल बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है, यहाँ पे वी इनिशियल ये था और वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है, वॉल्यूम इनिशियल है, वॉल्यूम फाइनल। और यहाँ पे देखो ये मेरा वॉल्यूम का स्लोप है, ये मेरा प्रेशर का स्लोप है, और इन तीनों के बीच में तीनों स्लोप आता है, जिसमें आपको पता है कि प्रेशर के कांस्टेंट, प्रेशर का वैल्यू होता है एन का वैल्यू 0 होता है, या के का वैल्यू 0, और इसका होता है एन का वैल्यू इनफाइनाइट। तो आपको पता है ना 0 से लेकर इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा, पहले के यानी एन का वैल्यू 1, फिर एन का वैल्यू आ जाएगा आपका एन, और एन का वैल्यू फिर गामा, बस सिंपल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी फर्स्ट लो में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ में आपको आएगा, तब न्यूमेरिकल काम आएंगे, है ना। बिल्कुल टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल भर भर के करवाएंगे, न्यूमेरिकल इतना करवाएंगे थक जाओगे आप, है ना। चलिए, काइंडली डिफाइन पोलिट्रोपिक प्रोसेस। पोलिट्रोपिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है ना, वो एक डेराइव बनाया गया है, वो पोलिट्रोपिक प्रोसेस जो होता है वो आपका एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का बीच का एक रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए इसको बनाया गया है, एक डेराइव है ना, ये डेराइव है, ध्यान रखना, ये आइडियल है, थ्योरी है, थ्योरी है, ये एक पोलिट्रोपिक प्रोसेस इज अ थ्योरी बेस्ड प्रोसेस, है ना, समझ गए, ये एक थ्योरी बेस्ड प्रोसेस होता है जो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक के बीच में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए कि उसके बीच में क्या हो रहा है उसको स्टेब्लिश करने के लिए रखा गया है। कंप्रेशन में वर्क डन, फिर से कंप्रेशन में वर्क डन, जैसे जो एरिया ज्यादा कवर करेगा वॉल्यूम साइड में, तो वॉल्यूम ये रहा, तो इस साइड में देखो प्रेशर कितना मेरा कवर कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक इतना कवर कर रहा है मेरा प्रेशर, तो इसका एरिया इतना हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर के बाद कितना, आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल का ग्राफ देखो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया कि नहीं, इतना बड़ा एरिया, तो उससे ज्यादा हो गया। फिर अगर बात करेंगे किसके, इसके बात करेंगे हम लोग आपके पोलिट्रोपी का, तो पोलिट्रोपी का देखो एरिया और थोड़ा बढ़ गया, यानी कि इसका एरिया और ज्यादा मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड योर आपका एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का कुछ ज्यादा ही बड़ा मिलता है, तो मैक्सिमम इसका मिलता है, ये मिलता है मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि यू नो दैट एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स द वर्क डन इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए केस में वॉल्यूम साइड का एरिया जो कवर करेगा वही आपका वर्क डन देता है। क्लियर? और भाई आइसो इसके लिए तो कोई आपका एरिया ही नहीं, एरिया मींस क्या होता है, एरिया, एरिया आपको बनना चाहिए ना, तो ये लेंथ तो है लेकिन कोई विड्थ ही नहीं है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ आप लोग को आया तभी ना, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ बीच में। चलिए, काफी डिले हो गया, मुझे उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है, और कोई अगर दिक्कत है तो मैं क्या कल आप लोग का सारा डाउट ले लूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन।